हेलो दोस्तों, दिस इज सुगर प्रजापति। आप लोगों का मैं आदर्श क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग कर रहे हैं जीएस का पोर्शन, यानी कि जीएस के पोर्शन में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज़। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी ऐसी ह्यूमन डिजीज़ हैं, क्योंकि अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो उनको कैटेगराइज के आधार पे तो स्टडी करने वाले हैं ही। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जाती हैं, यानी कि जो वंशानुगत चलती हैं वो हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो वायरस के माध्यम से होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो कवक से होती हैं। ठीक है, तो कैटेगराइज के आधार पे तो डिजीज़ को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन डिजीज़ का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में एक टॉपिक आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है आपका किसी बच्चे का जन्म होने से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो गुणसूत्रों का मिलना होता है जब किसी बेबी का जन्म होता है या किसी शिशु का जन्म होता है, तो होने वाला शिशु, ठीक है, एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैसे निर्धारित किया जाता है कि होने वाला शिशु एक लड़का है या होने वाला शिशु जो है एक लड़की है, ठीक है, और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन चीज़ों पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। क्योंकि इंडिया की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, जहाँ तक लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे हैं दे अंडरस्टूड द बेसिक, ठीक है, डिफरेंस, यानी व्हाट इज़ द फिनोमेना है ना हैपनिंग, वो समझते हैं इस बात को। लेकिन जो लोगों को अभी तक साइंस का ज्ञान नहीं है, साइंस का नॉलेज नहीं है, वो अभी भी इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि अगर किसी फीमेल ने किसी लड़की को जन्म दिया तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी फीमेल के 4 लड़की हुई लगातार तो लोग बोलते हैं कि इसको तो सिर्फ लड़की जो है जन्म होती है। तो ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हैं लोगों के मन में जो अभी भी बनी हुई हैं। तो आइए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए जब भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो सिंगल पेरेंट कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सिंगल पेरेंट कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सिंगल पेरेंट कहने का मतलब क्या हुआ, अकेले फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और अकेले मेल भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, उनको क्या होता है, उनको मिल करके रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा वो थोड़ी बेसिक हैं और उनको आप ध्यान से सुने। ठीक है, देखिए, एक तो होता है पुरुष, जिसको हम लोग मेल बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होती है फीमेल। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या समझना है कि मेल और फीमेल, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े। ठीक है, गुणसूत्र है ना, कितने होते हैं, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा होता है, मतलब पेयर होते हैं 23। सेम उसी प्रकार से इसमें, ठीक है, 23 जोड़ा। गुणसूत्र का मतलब हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं डीएनए ये सब पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, डीएनए जीन सब क्या होता है सब बात में बताऊंगा। ठीक है, सब पे चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको डिजीज में एक ऐसा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किन्नर का जन्म होता है। ठीक है, किन्नर का जन्म कैसे होता है इस बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर में कभी किन्नर का जन्म नहीं हुआ उसके घर में किन्नर का जन्म नहीं हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर में किन्नर का जन्म होते आया है, हो सकता है उससे 4 पीढ़ी पहले किसी किन्नर का जन्म हुआ हो, या आने वाले 1-2 पीढ़ी में नहीं हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वंशानुगत भी ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वो एक बीमारी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके कारण ये होता है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका फीमेल क्या होती है, वाहक होती हैं। वाहक कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस बीमारी को लेके जाने का काम होता है फीमेल का।
लेकिन उस बीमारी से ग्रसित कौन हो जाता है? मेल। ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, तो मैंने क्या कहा, मेल जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। सेम उसी प्रकार से फीमेल में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े, ठीक है। अब ये जो 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस उतनी ही चीज़ों को ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। इनको आप क्या करो, 22 जोड़ा और एक जोड़ा में अलग करो, है ना। 22 जोड़ा और एक जोड़ा में अलग करो। अब 22 जोड़ा एक जोड़ा में तो अलग कर दिया, लेकिन ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र है इसमें कौन कौन पाया जाता है ना, उनके नाम क्या है उस पर थोड़ी चर्चा करना है। एक तो पाया जाता है आपका, क्योंकि मेल है ना, एक पाया जाता है एक्स और दूसरा पाया जाता है वाई। ये दो गुणसूत्र जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मेल के लिए। जब भी मैं मेल के बारे में बात करूंगा तो आप हमेशा समझेंगे एक्स और वाई, यानी कि मेल में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस बात को आपको हमेशा समझना है, जब भी मैं मेल बोलूँ मतलब एक्स और वाई। सेम उसी प्रकार से इसके भी जो गुणसूत्र हैं उनको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 22 जोड़ा और एक सिंगल, ठीक है, एक। तो इसमें जो सिंगल है ना, इसमें जो एक जोड़ा है उसमें दोनों के दोनों गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। इसमें दोनों गुणसूत्र सेम होते हैं, यानी कि दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों एक्स एक्स हैं। इनका नाम ही एक्स गुणसूत्र है, ठीक है, इनका नाम ही एक्स गुणसूत्र है। इनको एक्स कहा जाता है और ये आपके एक्स और वाई हैं। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब भी मैं फीमेल के बारे में बात करूंगा तो आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? एक्स और एक्स गुणसूत्र। और जब भी मैं मेल के बारे में बात करूंगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक्स और वाई गुणसूत्र, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फीमेल के पास दो ऐसे गुणसूत्र हैं जिसमें से एक एक्स है और एक वाई है, दोनों अलग अलग हैं। जबकि फीमेल में दो ऐसे गुणसूत्र हैं, दोनों की दोनों क्या है? सेम है। दोनों की दोनों क्या है? सेम है। दोनों की दोनों एक्स है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों पुरुष और है ना फीमेल के द्वारा, यानी मेल और फीमेल के द्वारा जो रिप्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, मेल और फीमेल के द्वारा जो रिप्रोडक्शन किया जाएगा वो या तो एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा, ठीक है, एक्स वाई होगा। और भी बहुत सारे रिप्रोडक्शन हो सकते हैं इनके द्वारा। अब बहुत सारे कहने का मतलब क्या? आप बोलोगे सर या तो लड़का या लड़की। आपने किन्नर का नाम भी सुना है ना, किन्नर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किन्नर का जन्म होता है और आप कौन सी गलतियां ना करें। अगर आप उसी गलतियां करेंगे तो हो सकता है किन्नर का जन्म हो घर में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये एक्स और एक्स या फिर एक्स और वाई। तो मैंने क्या कहा, अगर एक्स और एक्स जब भी मिले तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? फीमेल। और जब भी एक्स और वाई मिले तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? मेल। क्या समझेंगे? मेल, ठीक। अब देखिए जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसका एक गुणसूत्र और इसका एक गुणसूत्र आपस में मिलता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करेंगे तो एक गुणसूत्र मेल का और एक गुणसूत्र फीमेल का मिलता है, तब जाकर के एक नए, ठीक है, यंग वन यानी कि किसी बेबी का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब वो लड़का होगा या लड़की, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है इनके गुणसूत्र के फॉर्मेशन पर, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये व्यक्ति ने एक्स दे दिया, आप सोचो ना ये मेल है ये फीमेल है, तो मेल के पास ऑप्शन है कि वो एक्स दे रहा है या वाई दे रहा है, जबकि फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको अंततः एक गुणसूत्र देना ही देना है, और जो भी वो गुणसूत्र देगी वो दोनों में से कौन सा होगा? एक्स ही होगा। क्यों? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, उसके पास कोई चुनने का ऑप्शन नहीं है कि वो एक्स दे दे वाई दे दे, ऐसा कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो जब भी गुणसूत्र को देगी तो हमेशा एंड हमेशा वो एक्स ही गुणसूत्र को देने वाली है। तो आप सुने मेरी बात को, अगर मेल ने एक्स गुणसूत्र दिया और फीमेल ने भी एक्स गुणसूत्र दिया तो क्या मिला? एक्स और एक्स मिला। और एक्स और एक्स जहाँ मिला वहाँ किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? एक लड़की का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जन्म होने वाली जो बच्चा होगा वो क्या होगा? लड़की होगा, ठीक। अब मान के चलिए ये व्यक्ति जो है वाई गुणसूत्र दे रहा है, जबकि फीमेल कौन सा गुणसूत्र देगा? हमेशा एक्स। अगर ये फीमेल एक्स, अगर इसने वाई गुणसूत्र दिया तो क्या मिला? एक्स वाई। और जैसे ही एक्स वाई मिला तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेल, यानी कि एक लड़के का जन्म होगा।
किसका जन्म होगा, मेल यानी कि लड़के का जन्म होगा। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन है एक मेल के पास, वो किस गुणसूत्र को दे रहा है। तो अब आप बोलोगे सर क्या ऐसी क्षमता है उस मेल के पास कि वो जान करके एक एक्स गुणसूत्र दे या वाई गुणसूत्र दे, क्या उसके पास ऐसी क्षमता है? नहीं, उसके पास भी ये क्षमता नहीं है। मतलब उसको खुद पता नहीं रहता कि मैंने कौन सा गुणसूत्र दिया। जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं पेनिस से, ठीक है, तो उसको खुद पता नहीं रहता कि कौन सा गुणसूत्र जा रहा है, एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी घटना है ना, वो सिमेल्टेनियस अचानक होने वाली एक ऐसी घटना है जिसके बारे में उनको खुद पता नहीं है। ठीक है, कि कौन सा गुणसूत्र जा रहा है, एक्स जा रहा है या वाई जा रहा है। ये एक स्पॉन्टेनियस होने वाली फिनोमिना है। इसलिए आप ना तो मेल को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो ना फीमेल को, कि लड़का हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबल है, लड़की हुई तो ये रिस्पॉन्सिबल है। उसकी घर की बहू ने 3 लड़कों को जन्म दिया मतलब वो बहुत अच्छी है ना। उसके घर की बहू ने 3 लड़कियों को जन्म दिया मतलब वो पता नहीं कहाँ से आई है। मतलब बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं। तो प्लीज़, ठीक है, ऐसे मेंटलिटी को थोड़ा चेंज कीजिए और लोगों को थोड़ा सा जागरूक कीजिए कि ये एक साइंस की घटना है, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एक अचानक होने वाली घटना है जो रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। ठीक है, मेल और फीमेल में। समझ गए मेरी बात को? तो जब भी एक्स और एक्स मिलेगा तो फीमेल, और एक्स और वाई मिलेगा तो मेल का जो है जन्म होता है। ये मैंने आपको बताया। अब क्या होता है ना कि जो वंशानुगत डिजीज होती है, ठीक है, बहुत सारी डिजीज हैं, हम बात करेंगे ऐसी। उसमें 2 प्रकार की डिजीज होती हैं। एक तो डिजीज वो होती हैं जिनके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। कुछ डिजीज ऐसी हैं, वंशानुगत डिजीज कुछ ऐसी होती हैं इनके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसे भी जो है ऐसा भी फॉर्मेशन होता है, कभी कभी ऐसा फॉर्मेशन होगा। जब ऐसा फॉर्मेशन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47। 47 कहने का मतलब क्या हुआ? 23 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ? 23 जोड़ी का मतलब हो गया 2 गुने 23 यानी कि 46। 46 तो ऑलरेडी था, एक और एक्स्ट्रा आ गया तो 47 हो गया ना। तो ये क्या हो गया? ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया? जेनेटिक डिसऑर्डर। कभी कभी क्या होता है कि सिंगल जो है गुणसूत्र जो है वो फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, सिंगल गुणसूत्र भी जो है फॉर्मेशन कर देता है। तो दूसरा जो गुणसूत्र वो कहाँ गया? वो किसी डिजीज के कारण नष्ट हो जाता है। किसी डिजीज के कारण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बच्चे का जन्म नहीं होता, यहाँ भी बच्चे का जन्म होता है, लेकिन ये बच्चा किसी सिंगल पेरेंट के द्वारा नहीं होता, ये भी 2 पेरेंट के द्वारा ही रिप्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण वो सिंगल एक्स रह जाता है। इसमें हम बात करूंगा अभी मैं, ठीक है, आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। तो ये जो जन्म होता है बच्चे का, ये इतने गुणसूत्र के साथ या इतने गुणसूत्रों के साथ, तो उसमें क्या हुआ? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो बच्चे का जन्म हो रहा है उसमें या तो बच्चा आपका, ठीक है, किन्नर या क्या 100% किन्नर पैदा होने वाला है। 100% किन्नर पैदा होता है। किन्नर का बाद हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने आपका चालू किया है ह्यूमन डिजीज़ का चैप्टर। आने वाले वीडियोस में मैं एक बीमारी को सिर्फ एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वो हर एक वो टॉपिक, हर एक वो एक चीज़ जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछी गई है उस बीमारी से रिलेटेड वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। यहाँ तक कि जो आपके वनडे के एग्ज़ाम में उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया या जो PCS का उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।